चलिए आपको हम इससे पहले क्लास में कड़वक का मलिक मोहम्मद जायसी का परिचय हम देख चुके थे। अब हम कड़वक के पंक्ति को लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं। चलिए इसमें आपको दो खंड में बांटा गया है। प्रथम खंड बताए थे आपको स्तुति खंड से लिया गया था और दूसरा आपको बताए थे कि आपको उपसंहार से लिया गया था। दूसरा आपका खंड प्रथम खंड के बारे में समझते हैं। यहां पर है, कहता है कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी मतलब है कि मलिक मोहम्मद जायसी का एक नैन होते हुए वो क्या है? गुणवान है। सोई विमोहा जय कभी सुनी, कहना चाह रहा है कि जो इनका कहानी सुनता है वह विमोह हो जाता है, उन्हीं की ओर आकर्षित हो जाता है। अब यही आपका इस लाइन था। अब समझते इसका अर्थ क्या है। कहता है कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावंश के है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी जायसी गुणवान है। जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। आपको यही बताया, मतलब एक नैन कवि मोहम्मद सुनी, इसका मतलब है एक नैन होते हुए आपके मलिक मोहम्मद जैसे क्या गुणवान है, जो उनका काव्य को सुनता है, जो उनका कोई काव्य को सुनता है विमोह हो जाता है। आपको परिचय बताए थे, ये जो आपको लिखते थे प्रेम मार्गी के कवि थे, इसी कारण से। अब देखिए दूसरा समझते हैं, आगे आते हैं। आगे कहता है चांद जैसे जग विधि अवतारा, मतलब है चांद जग विधि अवतारा, मतलब है चांद जग जैसे, चांद जैसा इन्हें जग मतलब पृथ्वी पर और विधि मन अवतारा, भगवान जैसा अवतार इनको दिया है। जिन्हें कलंक किन्हीं उजियारा, जैसे कि आपको पता है कि दिया में कलंक है और जाग सुझा एक ही नैनहा उआ शुक्र अस्य नकथक माह, जैसे मतलब कहना चाह रहा है कि इन्हें धरती पर आपका एक चांद जैसे अवतार दिया गया है, जैसे कि आपके दिया में कलंक लगा हुआ है, रोशनी देता है, जो आपके जो जलता है उसी के बात कर रहा। जग सुझा एक ही नैनहा उआ शुक्र अस्य नकथक माह, मतलब कहना चाह रहा है कि नक्षत्रों में शुक्र जैसे चमक रहा है वैसे आपको मलिक मोहम्मद जी का काव्य चमक रहा। अब आइए इनका अर्थ क्या होता है समझते हैं। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि ईश्वर ने इन्हें चंद्रमा की तरह इसे धरती पर धरती पर उतारा, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी नहीं है। फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य
कि प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। जिस प्रकार अकेले शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, उसी प्रकार कभी भी अपनी एक ही आंख से दुनिया को भली भांति समझ लिए हैं। ये आपका मतलब कि कहना जब आएगा आपको लिखने के लिए तो आप लिख लीजिएगा। पहला था कि एक नैन कभी मोहम्मद गुनी सोई बिमो जई कभी सुनी। मतलब है इनका एक नैन होते हुए भी जो इनका काव्य को सुनता है वो विमोहित हो जाता है। और आगे कह रहा है कि चांद जैसे जग विधि अवतारा, इन्हें मलिक मोहम्मद जैसी को ईश्वर ने चंद्रमा की तरह धरती पर उतारा है। दिन्हा कलंक किन्हीं उजियारा, जैसे चंद्रमा में आपकी कमी है वैसे ही आपका मलिक मोहम्मद जैसी में कमी है। और जिस प्रकार अकेले शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, रोशनी वह चमक रहा है, उसी प्रकार भी अपनी एक ही नैन से कभी दुनिया को भली भांति समझ रहे हैं। चलिए हम आगे पंक्ति समझ गए, अब समझते हैं आगे वाला पंक्ति क्या कह रहा है। देखिएगा, कह रहा है कि जो लाही अंबी डाब न हुई, जो लाही अंबी डाब न हुई, जब तक ला आम में मंजर नहीं होता तो लाही सुगंध बसाई ना सोई। मतलब है कि जब तक ला आम में डाब नहीं होगा तब तक ला आपका सुगंधित नहीं होता। जब आम में आप देखोगे मंजर, डाब की मतलब होता मंजर, जब आम में मंजर हो जाता है तो पूरा आम का बगीचा महकाने लगता सुगंध से। वही कह रहे हैं। अब आते हैं इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या कहना चाह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम में नोखीली डाब या मंजरी नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती। जब तक ला आम में मंजर नहीं होता है तब तक ला आपका उसमें सुगंध नहीं आएगा। ये आपका अब समझते हैं नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है। किन्ह समुद्र पानी जो खरा, किन्ह समुद्र पानी जो खरा, कह रहा है कि समुद्र का पानी खरा होता है तो अति भाव असुझ अपारा, तबे तो समुद्र में पानी अथाह है, खरा है तो इसीलिए वह अथाह है। ये आपको अब समझते हैं इसका अर्थ है। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी खरा है इसीलिए वह असुझ और अपार है। मतलब है कि समुद्र का पानी खरा होता है तो इसीलिए समुद्र पानी का अथाह भरा हुआ अपार है, अधिक है। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आग आकाशा। जो सुमेरु को, सुमेरु पर्वत है, त्रिशूल से विनाश नहीं होगा, त्रिशूल से नष्ट नहीं होगा, तब तक वह सोना नहीं हो सकता। मतलब कह रहा कंचन गिरी आग आकाशा, तब तक ला वो आपका सोना हो सकता है। अब इसको अर्थ के समझते हैं। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें
कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया तब तक वो सोना या सोना नहीं हुआ, सोना या सोने नहीं हुआ। जब तक ला उसको विनाश नहीं करेंगे, नष्ट नहीं करेंगे त्रिशूल से, तब तक ला वो सोना नहीं होगा। हम यहां तक समझ गए। चलिए समझते हैं कि अगला पंक्ति क्या कह रहा है। अगला पंक्ति देखिएगा कि कह रहा है कि जो लही घड़ी कलंक न पारा, न परा। मतलब है कि जो लही घड़ी कलंक न पारा, इसका मतलब कह रहा है कि कलंक मतलब सोना गलाने वाला एक बर्तन है, काच होई नहीं कंचन कारा। मतलब कि जब तक हम घड़िया में सोना नहीं गलाएंगे तब तक वह कच्ची सोना प्राप्त नहीं हो सकता, कि जब तक हम सोने के बर्तन में उसे नहीं गलाएंगे तब तक कच्चे सोना नहीं हो सकता। अब इसको अर्थ को समझते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, इस लाइन को जरूर लिखना आपको है, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक घड़िया मतलब बर्तन गलाने वाला सोना का, सोने गलाने वाला पात्र में सोने को गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होती। जब तक हम उसे नहीं गलाएंगे उस बर्पात्र में तब तक आपका सोना नहीं होता, नहीं प्राप्त होगा। उससे अगला पंक्ति कह रहा है कि एक नैन जस दर्पण ओ ते ही निर्मल भाव। मतलब यहां पर मलिक मोहम्मद जायसी का एक नैन होते हुए दर्पण के निर्मल है, दम स्वच्छ, दम मतलब कह सकते हैं दर्पण के तरफ दम निर्मल भाव के हैं। सब रूपवान गही मुख जो कही कई चाव। मतलब बड़े बड़े रूपवान उनके मुंह की ओर देखते हैं, कुछ ताकते हैं, कुछ पाने के। वही है आपका, समझते हैं पंक्ति में इनका अर्थ क्या होता है। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वो एक नैन के होते भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव है, और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उन्हें मुंह की तरफ ताकते रहते हैं। चरण पकड़ कुछ पाने के लिए इच्छा के लिए उनके मुंह की तरह ताका करते हैं। वही है आपको यहां तक समझा दिए। और यह जो है आपका प्रथम काव्यखंड था जो आपको हम बता दिए। अब समझेंगे द्वितीयक काव्यखंड, उसमें क्या है। चलिए समझते हैं द्वितीय काव्यखंड। मतलब है काव्य का खंड का बाबू है, द्वितीय जो है पंक्ति के बारे में समझेंगे। आपको बताए थे कि काव्य को दो पंक्तियों में या दो खंडों में बांटा गया था। हम पहला खंड के बारे में समझ गए। अब दूसरा खंड के बारे में समझते हैं। दूसरा खंड में कहता है कि मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा सुने जो प्रेम पीर गाव पावा। जोरी लाई रक्त के ले गाढ़ी प्रीति नन है जल भावी। मतलब है कह रहे हैं कि मोहम्मद कभी यह जोड़ी सुनावा, जो मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी का जो भी यह काव्य सुना वह प्रेम के कि प्रेम पीर मतलब गावा, प्रेम की गावा पीरे
और जोड़ी लेई रक्त के, मतलब है ये रक्त की तरह इसे लिखे। और गाढ़ी प्रीति नन्न जले भाई, मतलब है आंसुओं से जल में भिगोया गया, मतलब आंसुओं के तरह से ये जल में भिगोया गया। और इस अर्थ को हम समझते हैं, इस पंक्ति का अर्थ को समझते हैं। कहता है कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं है कि मैंने तो मोहम्मद यह काव्य रचकर सुनाया है, और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ, और मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं को जल में भिगोया है। ये मतलब है कि कह रहे हैं कि इसके बारे में पढ़ा और जाना उसे प्रेम के पीर, मतलब प्रेम का अनुभव हुआ है, और इसे हम रक्त की लेई लगाकर और आंसुओं को जल में भिगोकर लिखे हैं। ये आपको मलिक मोहम्मद जायसी जी कह रहे हैं। चलिए समझते हैं नेक्स्ट पंक्ति क्या कहता है। देखिएगा, नेक्स्ट पंक्ति कहता है कि ओ मन जानी कवित अस किन्हा मुकु या रहे जगत मह चिन्ह। कह रहे हैं कि हम यह पंक्ति जो है जानकर हम लिखे हैं। मक्कू मतलब जगत में हमारा हम रहे न रहे, लेकिन मेरा चिन्ह रहे। और कह रहे हैं कहा सो रतन सेन अब राजा कहा सुआ अस बुद्धि उपराजा, कहा अलाउद्दीन सुल्तान, कहा राघो जय किन्हा बखानू, कहा स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। मतलब कह रहे हैं कि कहां रतन सेन राजा, कहां बुद्धिमान सुजा, ये सब अभी कोई नहीं है। और कहां अलाउद्दीन सुल्तान, कहां राघो जय, मतलब कहां राघो की बखान, कहां ए में से, और कहां स्वरूप पद्मावती रानी, इनमें से कोई न रहा, लेकिन उनकी कहानी तो रहा। ये आपको मलिक मोहम्मद जायसी जी कह रहे हैं। अब इसको हम समझते हैं अर्थ को, क्या अर्थ है। देखिएगा, अर्थ कहता है कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य को रचना यह जानकर किया कि मेरे न रहने के बाद इस संसार में, वो आपको कहे, आपको समझाए कि यह जानकर रचना किए कि हम न रहने के बाद मैं संसार में मेरी आखिरी निशानी यही होगा। मतलब है कि वह नहीं रहे, लेकिन उनकी कविता आपके संसार का आखिरी निशानी रहेगा। अब न वह रतन सेन है, और न वह रूपवती पद्मावती, और न वह बुद्धिमान सुआ है, और न ही राघव चेतन था, और अलाउद्दीन नहीं है। आज इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन यश के रूप में इनकी कहानी रह गई है। मतलब है कि आपके इनमें से कोई नहीं है, उनकी कहानी तो रह गई है। ये आपको मलिक मोहम्मद जायसी जी अपने काव्य में कहे हैं।
चलिए समझते हैं कि अगला पंक्ति क्या कहता है। कहता है कि धनी धनी सोई कृति जासु, मतलब कह रहा है वह पुरुष धन है जिनकी कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में आज भी मौजूद है। फूल मरे में मरे न वासो, कि कह रहा है कि फूल मरे में मरे न वासो, मतलब है कि आप देखे होंगे कि आपको फूल तो मुरझा जाता है लेकिन उसकी सुगंध मौजूद रहता है। तो फूल तो मुरझा जाता है लेकिन उनका सुगंध मौजूद रहता है, कि आपको ये कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जी जायसी कह रहे हैं। और इसको अर्थ को समझते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन है जिनकी कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, और यह उसी तरह है, उस तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी, मतलब फूल के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। मतलब है कि आप देखे होंगे कि फूल मुरझा जाता है और उसका सुगंध मौजूद रहता है। वही है कि मतलब है कि मलिक मोहम्मद जैसे तो मर गए हैं लेकिन उनका आज भी कृति भारत में मौजूद है। अब अगला लास्ट पंक्ति कह रहा है, समझिएगा, द्वितीय खंड काव्य खंड का अंतिम पंक्ति है, जो कह रहा है कई न जगत जस बेचा, कई न लिन जग्स मोला, मतलब है इनकी कृति को कोई बेच सकता है नहीं और ना कोई से आपको खरीद सकता है। जो यह पढ़ा कहानी हमें सवारे दुई बोला, मतलब है जो इनकी कहानी को पढ़ा वह आपके दो शब्दों में याद रखा, मतलब जो इन कहानी के बारे में पढ़ा है उसने कुछ न कुछ याद रखा है। अब इसको अर्थ को समझते हैं, क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि संसार में यश न तो कोई किसी ने बेचा और न ही किसी ने खरीदा। और कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें दो शब्दों में याद रखेगा। आपको हम प्रथम काव्य खंड को भी उसके अर्थ को समझा दिए और द्वितीय काव्य खंड को समझा दिए। आपका काव्य का पहला चैप्टर कलवक आपका समाप्त हो गया, और हम नेक्स्ट वीडियो में इससे ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ है। आपको हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसका ऑब्जेक्टिव के साथ। आज के लिए इतना ही।